अच्छा, तो आ जाए हमने जो है इस पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ जाए। प्रीवियसली जो हमने कवर किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज का मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं कि बेसिकली मटेरियल कैरेक्टराइजेशन जो है वो सब्जेक्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है। विद द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट मटेरियल कैरेक्टराइजेशन, तो इस सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हमें मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज या करेक्टराइजेशन डिटरमाइन करना हो तो हम उस इसके थ्रू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल मटेरियल करेक्टराइजेशन का जो कोर या थीम, जो मेन थीम है सब्जेक्ट की, वो यही है कि वी हैव टू डिटरमाइन दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल्स। तो इनमें एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हमने प्रीवियस क्लास में कवर अप कर लिया था कि बेसिकली व्हेन यू विल कंप्लीट दिस कोर्स व्हाट यू विल अचीव फ्रॉम दिस कोर्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप जो है वो अचीव करेंगे और कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स आपको हो जाएंगी, इसके हवाले से आप फर्दर फ्यूचर में जाकर क्या कर सकते हैं, और इंडस्ट्रीज से और एकेडमी से आपका जो है वो किस तरह से इसका रिलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमने कवर अप करनी है कंप्लीट कोर्स में। तो ये डिटेल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। इसको हम आगे जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव्स एंड इसको सारा कंटिन्यू हो गया था। ये भी हमने जो है द रोल ऑफ टेस्टिंग वगैरह को भी कवर अप कर लिया था। देन दी प्रॉपर्टी रिलेटेड टेक्निक्स को भी स्टडी किया था कि विच प्रॉपर्टीज डिटरमाइन बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ टेक्निक। तो इसको भी हमने डिटेल में देख लिया था। प्लस में इसका जो है वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर एक मैंने आपको अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है, सो यू कैन सी हेयर there are some multiple images of the microscopy are given in that slide. So basically जो सबसे फर्स्ट स्लाइड है जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, ये दिस वन इज आल्सो द माइक्रोस्कोपिक इमेज, और सेकंड नंबर पे भी माइक्रोस्कोपिक इमेज है, थर्ड पे भी और फोर्थ नंबर पे भी। देयर आर फोर इमेजेस आर गिवन इन दैट स्लाइड which contain the माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। तो बेसिकली मटेरियल करेक्टराइजेशन में ट्रेडिशनल में या नॉर्मल टेस्टिंग के कंपैरिजन में मटेरियल करेक्टराइजेशन ने बहुत सारी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो इसमें लेकर आए हैं कि अगर आप जो है इसको असिस्ट करना चाहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर क्वालिटी विथ फुली एश्योरेंस, देन हाउ यू विल गेट दीज रिजल्ट्स बाय 100% कंफर्मेशन। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपको इमेज नजर आई है, दिस वन इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, जो हम मेटलोग्राफिक टेक्निक में यूज करते हैं, मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोपी जो यूज करते हैं, ये उसकी इमेज है। तो ये इसका क्या था कि मैग्निफिकेशन पावर कम था, इसकी रेजोल्यूशन हायर नहीं थी। आप थोड़ा सा इसको जो है वो 1500 2000 मैग्निफिकेशन से बढ़ाते थे तो इसकी इमेज की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती थी। और second one image, you can see the second one image, this is the basically the particle image of the iron particles. This is the scanning electron microscopic image of the iron particles. तो यहाँ पर आप आयरन पार्टिकल्स का शेप भी एनालाइज कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं ये किस तरह से है एट दी हाई रेजोल्यूशन एंड हाई मैग्निफिकेशंस। ठीक है, हाई रेजोल्यूशंस पर और हाई मैग्निफिकेशन पर आप क्या कर सकते हैं। तो सो दिस वन इज द रेवोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोपी फ्रॉम द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो यहाँ पर क्या था कि मैक्सिमम हम 3 लाख तक जो है वो जा सकते थे मैग्निफिकेशन पे, विथ गुड इनफ रिजल्ट्स एंड विथ गुड इनफ रेजोल्यूशन एंड फोकस of these objects by taking the images of the 3 dimensional structures। हम 3 dimensional structures को स्टडी कर सकते हैं ऑप्टिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू, एंड दिस वन इज द रेवोल्यूशन ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। मीन दिस इज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एंड देन उससे क्या हुआ कि यहाँ पर भी ये चीज़ स्टॉप नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द इमेज वेयर यू कैन सी सम ऑफ द मालिक्यूल्स, सम ऑफ द इंटरनल यूनिट सेल स्ट्रक्चर आप जो है उसमें देख सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। बट व्हाट अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एट द एंगस्ट्रॉम लेवल। अगर आप उसकी हाई रेजोल्यूशन पे चले जाएं, हाई मैग्निफिकेशन पे चले जाएं, देन इन दिस केस आप जो है उसको किस तरह से कवर करते हैं। इसको ज़्यादा जो है वो कवर करने के लिए हमारे पास जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन माइक्रोस्कोपी
टाइप्स कुछ जो है वो आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, रेड कर्सर आप दो देख रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर को हम एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन दिस वन इज द फाइनल इमेज, दिस इज द इमेज ऑफ द FESEM। इट मीन दैट देयर आर सम एडिशन इन द स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक में इसमें एडिशन हुई और हमारे पास एक नई जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विथ हाई रेजोल्यूशन, विथ हाई मैग्निफिकेशन, एंड जो है हम उसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से उसके रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दी FESEM। एंड देयर वर सम लिमिटेशंस। हमारे पास क्या था कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस क्या थी कि उन लिमिटेशंस के अंडर में हम कोई लिक्विड जो है वो पार्टिकल नहीं देख सकते थे, या उसमें ये हो सकता था कि फॉर एग्जांपल वी हैव ट्रांसपेरेंट मटेरियल सो वी कैन नॉट सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या कुछ उसमें अंदर ऐसी चीज़ है तो वो हम नहीं देख सकते थे। सो FESEM हैव रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। FESEM ने ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व करी, तो इस तरह की जो है वो रेवोल्यूशन आई। तो ये स्लाइड दिखाने का मकसद यही था कि आप लोगों को समझना पड़ेगा विथ दी ट्रेडिशनल मेथड्स विद द कंपैरिजन ऑफ द एडवांस मेथड्स। तो ये हम सारी टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि ट्रेडिशनली कौन सी टेक्निक्स यूज होती थी एंड हाउ न्यू टेक्निक्स हैव रिप्लेस्ड द न्यू टेक्निक्स बाय द मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स, ठीक है। तो टूल्स और इक्विपमेंट किस तरह से उसमें यूज हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। सो बेसिकली व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो आफ्टर द कोर्स। तो कोर्स के बाद जो है आप उसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल यू लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। इसको थोड़ा सा PPT को आप रीड करें 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमें जो इस सब्जेक्ट में है क्या क्या चीज़ और की स्टडी करनी है, प्लस इन विच डायरेक्शन यू विल गो, किस डायरेक्शन में आपको चलना है। सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स ऑफ ऑल ओवर योर कोर्सेज कि आप उस कोर्सेज में क्या क्या सीखेंगे, क्योंकि आपकी जो कंट्रीज में, आपकी कंट्री में जो इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रीज में टेक्निक्स या टूल्स अवेलेबल हैं, उनके लिहाज से हम कोर्स को किस तरह से स्कोप दें कि वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाए इस चीज़ से, ठीक है। तो इस 3 पॉइंट्स को जो दिया गया है इसमें आप देखें कि बेसिकली आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आपको सबसे पहले ये देखना है कि बेसिकली मटेरियल्स में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा इशू आ रहा है, और उसको हम किस टेक्निक के थ्रू रिजॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हाउ यू विल गेट द अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ मटेरियल विच इज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर मटेरियल। कोई हमारे पास पाउडर मटेरियल है जिसमें सल्फर की अमाउंट को हमने डिटेक्ट करना है, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपके जहन में वो टेक्निक्स होनी चाहिए कि किस तरह से वो टेक्निक यूज़ होंगी और क्यों यूज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर इसी सल्फर को हम किसी आयरन के पीस में अगर डिटरमाइन करना चाहें तो हमारे पास इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है वो टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, स्पार्क एनालाइजर वगैरह जो हमारी लैब में अवेलेबल हैं, या और भी टेक्निक्स हैं जो सिंपल तरीके से यूज़ हो सकती हैं। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ पाउडर मटेरियल। If you have powder material and there is amount of sulfur present in that powder material, so how you will determine the amount of that sulfur in that powder particles। तो उसमें से आप जो है वो इसको किस तरह से डिटरमाइन करेंगे। सो इसका जो है वो मेन चीज़ होती है कि आपके पास प्रॉब्लम किस तरह से आ रहा है एंड हाउ यू विल फेस दिस प्रॉब्लम एंड विच टाइप ऑफ टेक्निक यू विल यूज टू डिटरमाइन एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। ये हमारा मेन जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा in this course। Second point क्या है, some basic concepts about the principles, accuracy and limitations। For example, if we have spark analyzer, so what is the limitation of that spark analyzer, that only 26 elements we can detect from this spectro analyzer, and what is the limitation of the optical microscope. So there are limitations, there are some accuracy, so at which limit you will get high accuracy or low accuracy, what is the working principle of that tool,
what is the working principle of that technique you are using for characterization. तो ये 3 पॉइंट्स आपको डिटरमाइन करने के प्रिंसिपल आपने कौन से यूज कर रहे हैं, कौन से यूज हो रहे हैं, which type of principles are used in multiple techniques, and how much accuracy we can get from that technique, and third one is the limitations. So यहाँ पे आप आगे डॉट डॉट्स देख रहे हैं, it means that these 3 points are not limited here, but there are some basic concepts are also involved. For example, there is sampling of the material, that how you will get the sampling, how you will prepare the sampling for that material, and how you will interpret. There are also some methods for interpreting the results. फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेंसाइल टेस्टिंग आप करते हैं, स्क्रीन पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नजर आ रही है, सो यू विल नॉट ओनली कैप्चर दैट इमेज एंड यू विल स्टडी दैट व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल. तो आप उसकी जो टेक्निक्स को स्टडी किस तरह से करेंगे, दिस इज आल्सो अ प्रॉब्लम कि आप उसको किस तरह से यूज करेंगे. सो एक तो तरीका ये है कि आपने उस स्क्रीन को कैप्चर कर लिया एंड यू विल स्टडी, एंड सेकंड वन इज that you will get the CSV data, the data points from that machine, and you will derive many other properties which you cannot directly measure on that screenshot. आप स्क्रीनशॉट इमेज से डायरेक्टली उसको जो है वो मेजर आउट नहीं कर सकते. दैट इज वाई यू विल नीड सम अदर फार्मुलेशंस एंड अदर डेटा इंटरप्रिटेशन. फॉर एग्जांपल, देयर इज द ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ. यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम दैट इमेज. So how you will formulate this offset yield strength from that stress strain diagram. So this matters. ठीक है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे, ये सारी इसकी स्टडी होगी. थर्ड वन आप पॉइंट को देख सकते हैं, बी एबल टू डू सम सिंपल कैलकुलेशंस. ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड जो है आपके एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, उनको आपने कैलकुलेट किस तरह से करना है, प्लस में आप उनको इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे. इसका एक सिंपल एग्जांपल हमारी प्रैक्टिस में जो रहा है, मैं उसी को डिस्कस करूंगा कि वी हैव इक्विपमेंट विच इज नेम्ड एज अ पोटेंशियोस्टेट. ठीक है, पोटेंशियोस्टेट पे अगर आप EIS टेक्निक को यूज करें तो वहां पर आपको EIS ग्राफ में इफ यू हैव टू कैलकुलेट द आयोनिक और द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो आप क्या करेंगे, जो है वो इम्पेडेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे. ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इम्पेडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है. तो आप उसके थ्रू क्या मेजर करेंगे, जब आपके पास ग्राफ आएगा देन यू विल ओनली मेजर आउट दी बल्क रेजिस्टेंस. आपको उस ग्राफ में सिर्फ बल्क रेजिस्टेंस मिलता है. देन हाउ यू विल कैलकुलेट दी आयोनिक कंडक्टिविटी, बाय यूजिंग दी फार्मूला. तो आप बल्क क्वांटिटी को आप जो है उसमें रेजिस्टेंस को, सोल्यूशन रेजिस्टेंस को या बल्क रेजिस्टेंस को आप उस फार्मूले में पुट करेंगे और आपके पास आयोनिक कंडक्टिविटी आएगी. सो वी हैव आल्सो टू स्टडी अबाउट दी experimental data calculation and also the interpretation of the results. So 3 ये factors हैं, ये आप जहन में रख लीजिएगा. This all the PPTs are also uploaded and that in this Microsoft Teams channel. ठीक है, यहाँ पर आप फाइल में चले जाएंगे, आपको ये चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है. ओके, सो क्लासिफिकेशन के हम लोग आ जाते हैं. माइक किसका ऑन है, ऑफ करें प्लीज, म्यूट कर दें अपने माइक्स को. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है. सिंपल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी टेक्निक्स अलग हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की टेक्निक्स अलग हैं. एलिमेंटल एंड केमिकल जो है वो एनालिसिस की टेक्निक्स अलग हैं. माइक्रोस्कोपी रिलेटेड टेक्निक, देयर आर सरफेस कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स. तो सरफेस कैरेक्टराइजेशन की फॉर मोस्टली दी सरफेस कैरेक्टराइजेशन इज यूज्ड इन दी नैनो पार्टिकल सरफेस कैरेक्टराइजेशन उसमें यूज़ होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी क्लासिफिकेशन है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से कवर अप होंगी. ओके, सो दिस इज़ दी कुछ जो है यहाँ पर अगर आप देख लें ऊपर क्लासिफिकेशन, इसकी सब टाइप्स जो है वो दी हुई हैं कुछ सब सेक्शंस में. तो सब सेक्शंस में आप उनको देख सकते हैं कि बेसिकली उनमें कौन कौन सी टेक्निक इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल टेक्निक्स टू द एडवांस टेक्निक्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ ट्राइबोलॉजिकल टेक्निक्स हैं, विच दीज ऑल टेक्निक्स आर रिलेटेड विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. So in the tribological techniques there is Bernal, Rockwell and Vicker. There is Weir test, and in the strength technique there is tensile, torsion, fatigue test, creep test, peel test. There is toughness, impact toughness and fracture toughness. Right side पे आपके पास ये कुछ एक दो images दी हुई हैं. This one is the image of the Rockwell hardness testing. तो ये hardness testing की एक टेक्निक है where we
डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब दी इंडेंटेशन। ठीक है, तो रेजिस्ट को, इंडेंटेशन को जो रेजिस्ट करता है उसकी हम कैपेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड एज द हार्डनेस। एंड दिस वन इज द लास्ट वन इमेज इज द पील टेस्टिंग। थ्रू द पील टेस्टिंग वी बेसिकली डिटरमाइन द एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। तो जो एडेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं हम उसको किसके थ्रू कवर अप करते हैं? बाय यूजिंग द peel test, and there are some also other types of the adhesive testing techniques। तो adhesive technique के थ्रू जो है हम इसकी स्टडी करते हैं कि इसकी एडिशन कितनी है, which type of adhesive you have used। ठीक है, this one is the physical properties related techniques। there is size measuring technique। please mute your mics। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सम ऑफ द सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज आर गिवन इन दैट स्लाइड। दिस इज साइज मेजरिंग टेक्निक, sieving, laser technique, microscopic। so sieve analysis is also present in our lab। laser technique जो आपने पार्टिकल साइजर आपने देखा है, दिस बेसिकली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द लेजर टेक्निक। तो पार्टिकल साइजर में हमारे पास जो है वो साइज आ जाती है पार्टिकल्स की। साइज मेजरिंग टेक्निक्स में जो है वो ये तीन, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली उसमें स्लाइड में भी बताया था कि अगर माइक्रोस्कोपिक इमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, सो देयर इज इमेज गिवन इन दैट स्लाइड, so you can draw a cursor from one point to second point। so and at that point the equipment will give you the absolute value of that dimension or the size कि यहाँ से लेकर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कौन सी साइज को हमने यूज़ किया है। तो ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू आ जाता है। लेजर टेक्निक इज अ पार्टिकल साइजर, एडवांस पार्टिकल साइजर आर अवेलेबल। सो यहाँ पर आप देख लें कि सीविंग इज एन traditional or the local or the classical method of using to make the measure the particle sizes। अगर particle sizes को आपने measure करना था तो पहले हम क्या करते थे? sieving यूज़ करते थे। ये इस एक तरह से नेट जो है बना होता है और छाननी जिसको हम कहते हैं, ये उस तरह से होता है जिसमें हम जो है वो सीविंग करते हैं जी बाय शेकिंग ऑफ दैट मटेरियल। तो इसमें सेपरेट पार्टिकल्स मुख्तलिफ तरीके से सेपरेट हो जाते हैं मुख्तलिफ सीव्स में। अब हम उनको सेपरेट करके जो है उसमें से एवरेज निकाल लेते हैं कि इसकी साइज़ क्या है। लेज़र टेक्निक इज़ एन एडवांस टेक्निक। लेज़र एंड माइक्रोस्कोपिक आर बोथ आर दी एडवांस टेक्निक्स। तो इन एडवांस टेक्निक्स के थ्रू क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट्स आ जाते हैं एज कम्पेयर टू सीविंग। सीव एनालिसिस अगर आप करेंगे तो उसके कंपेयर लेज़र और माइक्रोस्कोपिक में आप जो है वो प्रॉपर तरीके से हायर एक्यूरेसी में और ग्रेटर लिमिटेशंस में काम कर सकते हैं। तो डेंसिटी परसेंट आपने देखना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूम परसेंट हो मटेरियल का कि इतना वॉल्यूम परसेंट है, 100% है, तो उसमें से 65 वॉल्यूम परसेंट जो है वो इतने साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई से दैट 75 volume percent of the particles contain 100 nanometer of the size। तो आपके या तो 75 या 50% जो उसका वॉल्यूम परसेंट है वो डायरेक्टली इसमें आप हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में वो दे देता है कि इतना परसेंट जो है आपके पास इतनी साइज अवेलेबल है, एंड डिफरेंट साइज को डिफरेंट वॉल्यूम परसेंट के हिसाब से वो आपको डिवाइड करके देता है। तो दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन द सीव एनालिसिस। सिंपल सीविंग में ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं होती। सो लेजर एंड माइक्रोस्कोपिक आर सम ऑफ द ग्रेट टेक्निक्स टू यूज एंड टू गेट दीज properties। and there are some density measuring techniques, there are some electrical, thermal, optical and magnetic properties measuring techniques। so these all included or enlisted techniques are basically related with the physical properties of the material। so if you will find out the physical properties of material, so you can also measure the physical properties using these techniques। What about the next slide? This is the microscopy related techniques। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन जो है वो इसमें आई है, बहुत न्यू टेक्निक्स और एडवांस टेक्निक्स हैं जिसको हम मेडिकल फील्ड में भी यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। दीज आर वेरी यूजफुल टेक्निक्स फॉर दी माइक्रोस्कोपी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। वन इज़ द लाइट माइक्रोस्कोपी, SEM या एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दिस इज बेसिकली
EDX is also the microscopic technique, spectroscopic technique, but it is added with the scanning electron microscope. तो EDS की जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये एडेड किसके साथ होती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ. फॉर एग्जांपल एट अ फिक्स पॉइंट, एट अ फिक्स स्पॉट यू वांट टू डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज. एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, उस फिक्स पॉइंट पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंटेज में अवेलेबल हैं, तो वो हम EDX के थ्रू कर सकते हैं. यू कैन नॉट डिटरमाइन दिस फिक्स पॉइंट एट द स्पार्क एनालाइजर. स्पार्क एनालाइजर में आपके पास सॉलिड का एक पीस होता है, उसको आप रखेंगे, वो पूरे सॉलिड के पीस में बता देगा कि इतना परसेंटेज डिफरेंट केमिकल जो है वो प्रेजेंट है. बट इन द केस ऑफ EDS यू कैन डिटरमाइन अ फिक्स्ड एरिया ऑफ दैट मटीरियल एट द फिक्स्ड पॉइंट. At the fixed spot of that material you can determine that how much percent of different materials or the chemicals is available in that material, and this unit is basically added with the scan electron microscopy. There is a wavelength dispersive X-ray spectroscopy. There are X-ray diffraction XRD. XRD के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की जो है वो स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं. There is also option of the chemical analysis by using multiple softwares. For example, HiScore is one of the famous software used for the XRD. X-ray diffraction को जो है आपने अगर peaks को determine करना है कि at what angle what type of peak is drawn there, then you can calculate it by using the HiScore software. So XRF, transmission electron microscopy. TEM is the advancement of the SEM. TEM basically the transmission of the electrons, and scanning electron SEM is basically the back scatter mode of the electrons. It means that in the scanning electron there is the backward of the electrons, और आप इसको ये कह सकते हैं कि there is the reflection of these electron beams. तो electron beam को reflect करके detect करता है, but in the transmission electron microscope there is the transmission of the electrons. तो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती हैं इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर जाते हैं किसी भी स्लाइड से या किसी भी मटेरियल से. So there is a limitation in transmission electron microscope that the material should be thin, more thin than that of the SEM. तो ये लिमिटेशन SEM में ये लिमिटेशन है कि आप थिन मटेरियल्स को ज़्यादा प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, एंड हाई रेजोल्यूशन पे आप नहीं कर सकते. तो ये जो है TEM में आप थिन मटेरियल्स को, शीट्स को यूज़ करके उसमें से चीज़ें जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं एट दी हाई रेजोल्यूशन, एट दी एटॉमिक लेवल. आप उसको जो है वो डिस्टेंस को एंगस्ट्रॉम लेवल तक आप इसको मेजर आउट कर सकते हैं. सो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग ट्रांसमिशन, दिस इज आल्सो द सेम. देयर आर सम मॉडिफिकेशन बट होल थिंग्स आर सेम. सो सरफेस कैरेक्टराइजेशन में अगर आपको जाना हो तो AES अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस बेसिकली द स्पेक्ट्रोस्कोपी or the chemical analysis is completed using the surface of material by electron spinning or by the electron reflection, या उसमें से जो डिस्पर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालिसिस करते हैं केमिकल. एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज आल्सो द, अगर बता दें कौन सा, आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. जी सर. इसमें क्या होता है कि बेसिकली AES में जो आगर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि देयर आर इलेक्ट्रॉन विच आर, हम उसको क्या कहते हैं कि जंप करता है ना एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक वर्ड इसके लिए प्रॉपर यूज होता है. तो आप क्या करते हैं कि हाँ एक्साइट करता है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट ऑफ द मटेरियल. तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जब रेज उसके ऊपर लगती हैं तो वो मटेरियल जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करता है, ठीक है. तो वहाँ से जैसे ही वो रिमूव होता है या वहाँ से स्केप कर जाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की मेजरमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक की एनालिसिस करते हैं. दिस इलेक्ट्रॉन विच इज एक्साइटेड और ट्रांसमिटेड फ्रॉम दैट वैलेंसी शेल, और अगर उस इलेक्ट्रॉन को हम स्टडी करें तो वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, आगर इलेक्ट्रॉन होता है, और उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो दिस इज कॉल्ड द आगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड देयर आर सम रेज which are coming from the source beam. आपके पास जो सोर्स लाइट होती है वहाँ से क्या है कि एक बीम आ रही है और वो बीम उस सैंपल को टच करके दोबारा वापस जा रही है. So if you are going to study about this beam, it means that you are working on the X-ray spectroscopy.
वो क्या है कि आपके पास एक्स रेज होती हैं, उन रेज के थ्रू अगर आप जो है वो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं, so this one is called as X-ray technique. And if you are taking these electron to study the chemical of the material, it means that this one is the Agar electron spectroscopy. ठीक है? जी सर ठीक। ओके, सो स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, इसको जो है हम थोड़ा देखेंगे डिटेल में। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, ये सारी एडवांस टेक्निक्स हैं जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हियर आर सम ओनली गिवन दी सम ऑफ दी टाइप्स ऑफ दीज टेक्निक्स। अच्छा, नेक्स्ट पे डेप्थ प्रोफाइलिंग टेक्निक्स। सर जी जी सर इसमें दो चीजें हैं सर, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक है सर माइक्रोस्कोपी। हम्म, सर इन दोनों में थोड़ा सा फर्क बताइएगा, माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मैं बता दूँ। अच्छा देखिए, माइक्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है। माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर द मार्फोलॉजिकल स्टडी। आपने किसी भी मटेरियल की मार्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, इट मीन दैट यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर और द फेजेस ऑफ दीज मटेरियल। अगर किसी मटेरियल के फेजेस को आपने देखना है, आपने उसके स्ट्रक्चर को देखना है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है वो माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आपके पास सिंपल एग्जांपल है, जिसमें मेटलोग्राफी करके सैंपल रखते हैं और आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर, आस्टेनाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट, इस तरह के स्ट्रक्चर आप देखते हैं किसी भी स्टील के। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपी। लेकिन अगर आप उसी मटेरियल में ये देखना चाहते हैं कि उसमें केमिकल एलिमेंट्स कौन से अवेलेबल हैं एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स, ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि केमिकल अवेलेबिलिटी हमें पता चलेगी ये चीज़ें हैं, नहीं, उन केमिकल की हमें जो है वो कंफर्मेशन होना चाहिए कि केमिकल्स कौन कौन से हैं और कितनी परसेंटेजेस में अवेलेबल हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, समझ गए हैं, कंटिन्यू करें। यस सर। अच्छा, ये डेप्थ प्रोफाइलिंग टेक्निक, इसको हम देखेंगे। ये भी जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसमें आती है, प्रोफाइलिंग भी आती है। तो इसमें जो है लेकिन इंटरनल जो है डेप्थ प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल देयर आती है सरफेस देन सब सरफेस देन इंटरनल सरफेस। तो सब सरफेस और इंटरनल सरफेस तक अगर हमें जाना हो तो उसके लिए डेप्थ प्रोफाइलिंग टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं। एंड एनडीटी का आपको पता है कि बेसिकली क्या होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक का। आई थिंक इसको रिपीट नहीं करना चाहिए, सिर्फ मैं टेक्निक्स बता देता हूँ कि रेडियोग्राफिक एंड न्यूट्रॉन रेडियोग्राफिक टेस्ट, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन होती है जो मोस्टली फील्ड में, ऑयल एंड गैस फील्ड में, पाइपलाइन के लिए, यहाँ आपके पास असेंबली लाइंस लगी होती हैं, यहाँ आपके पास जो है वो टैंकर्स लगे हुए हैं एंड अंडरग्राउंड टैंकर्स हैं, अबव द ग्राउंड टैंकर्स हैं, उनकी रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ एक्सरे। ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं कि एक्सरे एक निकाल लेते हैं फिल्म, और उसमें इंटरनली हम डिटेक्ट करते हैं कौन कौन से फ्लाज अवेलेबल हैं। दिस इज द टेक्निक ऑफ द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बाय यूजिंग द रेडियोग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है आपके पास यूरेनियम, आपने नाम सुना होगा। तो इस तरह के जो रेडियोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, हम उसको यूज़ करके और रेज को ट्रांसमिट कराते हैं किसी भी मेटेलिक सरफेस से, और उसके इंटरनल जितने भी फ्लाज होते हैं वो हम डिटरमाइन कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का भी आपको पता होगा। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो है एक मैग्नेटिक पार्टिकल अट्रैक्शन होती है थ्रू द बेस मटेरियल, और उसके थ्रू हम डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर फ्लाज हैं। सोनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड विजुअल टेस्ट होते हैं। विजुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि आप नेक्ड आइज के थ्रू डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से, क्योंकि आपको पता होगा कि देयर आर सम वेल्डिंग जॉइंट्स एंड देयर आर सम फ्लाज व्हिच आर macroscopic and microscopic. So microscopic effects you cannot see through the non-destructive testing. So you will use the using the naked eyes. Naked eyes के थ्रू आप जो है वो माइक्रोस्कोपिक को नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपके पास रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, उसके थ्रू आप इसको मेजर आउट कर लेते हैं। बट दूसरे केस में अगर आपको नेक्ड आइज में उसमें जो है वो देखना हो, विजुअल टेस्टिंग करना हो कि आपको प्रॉपर तरीके से देखने से पता चल जाए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो उसको हम विजुअल, तो ये सारी हम जो है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट है, लीक टेस्ट है, कास्टिक इमिशन टेस्ट है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव में आ जाती हैं। एंड देन सरफेस कंटामिनेशन। यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं। लैपटॉप जो है मेरा जवाब दे रहा है, बैटरी ऑफ होने वाली है। यहाँ पर अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये नैनो मटेरियल्स की भी कैरेक्टराइजेशन होगी इसके ज़रिए से, जो ये सारे टेक्निक्स हैं, नहीं जो उसमें देखें जैसे सारी टेक्निक्स का तो हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल आप बोलें, क्या कंप्लीट कर लें क्वेश्चन। जी सर, जैसे हमने वो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग सब्जेक्ट जो पढ़ा, तो उसमें और इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो अगर हम डिफरेंस अगर खुद ही बनाएँ, तो यही समझ में आता है कि उसमें हमारे पास स्पेसिमेन बड़ा था कि जिसमें आसानी से इंस्पेक्शन हो गई और ज़्यादातर वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता रहा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे ठीक है। आपने माइक्रोस्कोपी भी बता दी, हमने मॉर्फोलॉजी भी देख ली, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी भी देख ली, यानी कि इंटरनल कंपोज़िशन भी देख ली। तो उसी स्पेसिमेन की अगर हमें सारी ये प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है इंटरनल, एक्सटर्नल, तो हम उसको हम कैरेक्टराइज़ेशन कहेंगे। यहाँ तक तो ये समझ में आया है, जो आपने इतना कंपैरिज़न करके बताया। अब सवाल ये हाँ है कि देखिए। हम्म अगर हमारे पास नैनो मटीरियल कोई उसका साइज़ ही बहुत नैनोमीटर्स में है, उसकी भी क्या कैरेक्टराइज़ेशन हो जाएगी? हाँ देखें, इसमें जो है ना हम जो ख़ास तौर पे मटेरियल कैरेक्टराइजेशन और इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग को थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं कि जी। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग जो आप सब्जेक्ट कवर अप करते हैं, उसमें क्या होता है कि जनरली जो सारी ट्रेडिशनल लेवल्स की जो टेस्टिंग्स होती हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्निक्स आर रिलेटेड विद दी मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो इसमें जितनी भी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो मैक्रोस्कोपिक रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल यू आर परफॉर्मिंग द इम्पैक्ट टेस्टिंग। सो इम्पैक्ट टेस्टिंग बेसिकली क्या है, मैक्रोस्कोपिक लेवल है किसी भी जो है वो करेक्टराइजेशन का। एंड अगर आप हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं तो सैंपल आपके सामने है, आपने हार्डनेस पे लगाया, आपको स्क्रीन पे उसकी रीडिंग आ गई। दिस इज द मैक्रोस्कोपिक टेस्टिंग एंड दिस इज रिलेटेड विद द इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मटेरियल करेक्टराइजेशन, कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ में इसको एडवांस मटेरियल करेक्टराइजेशन सब्जेक्ट भी कहते हैं, कहीं पर सिर्फ मटेरियल करेक्टराइजेशन टेक्निक कहते हैं। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि हम मोस्ट ऑफ दी टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टिकल साइज एनालिसिस कर रहे हैं तो दिस इज दी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। आप माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं किसी की, तो दिस इज दी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दिस इज दी माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। एंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स दी XRD or FTIR, this is the material characterization, because by using just the sample of for the FTIR and XRD you cannot extract directly the result। आप उसको क्या करेंगे, फार्मुलेट करते हैं और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम ये चीज़ जो है वो नैनो लेवल्स तक करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम इसको जो है वो माइक्रो से लेकर एंड देन नैनो लेवल्स तक मोस्टली जाते हैं। और जो नैनो मटेरियल्स की स्टडी है बेसिकली वो डायरेक्टली रिलेटेड आपकी मटेरियल करेक्टराइजेशन के साथ है। मटेरियल करेक्टराइजेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें हम मटेरियल्स की करेक्टराइजेशन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर रिलेटेड विद द माइक्रोस्कोपिक स्केल। तो माइक्रोस्कोपिक से लेकर वो नैनो। और जी आपकी सर, मुझे अटेंडेंस समझ मैंने में आ डाउन गया नोट सर कर ली जितना थी। आपने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको फर्दर बेहतर तरीके से जो है वो कमिंग क्लासेस में हम कवर अप कर लेंगे। जी आप जी लोगों की सबकी अटेंडेंस हो गई है, लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया है, बाकी किसी को और क्वेश्चन करना है तो ठीक है, वरना हम जो है वो क्लास लेफ्ट करेंगे। अगर कोई और कुछ सवाल पूछना चाहता है। थैंक यू सर, नहीं है सवाल तो। ठीक है, बेहतर है।